हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की वीडियो हमारी बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके सवालों के जवाब को लेकर। बहुत से साथियों ने हमारे कमेंट्स करके पूछा था कि सर, वनडे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करने का कोई मेथड है जिससे हम परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। एमसीक्यूज़ को हल करने की कोई ऐसी टेक्निक बताइए जिससे परीक्षा में हम लोग सफलता पा सकें, हमारा सिलेक्शन हो सके। तो आपकी समस्याओं को हम लोगों ने समझा, आपके कमेंट्स को पढ़ा, और आपने देखा होगा कि जितने भी साथी हमें कमेंट्स करते हैं तो विद इन 2 या 3 आवर्स के अंदर हम उनके कमेंट्स का रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करते हैं। हमारी टीम जो है आपके कमेंट्स को अक्सर पढ़ती रहती है, उनका रिप्लाई भी देती है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका रिप्लाई हम तुरंत नहीं दे पाते हैं, या यूँ कह लीजिए समय के अभाव के कारण वो छूट जाते हैं। तो हमारा अधिकतम प्रयास ये रहता है कि आपके दिए गए कमेंट्स पर वीडियो बनाएं, उसी टॉपिक को लेकर हम लोग आगे बढ़ें। तो उसी के क्रम में ये एक ऐसी वीडियो है जो आप सभी लोगों की समस्याएं हैं, और मुझे लगता है कि ये समस्या ऑल ओवर इंडिया में हर स्टूडेंट्स की है कि एमसीक्यूज़ को कैसे हल किया जाए, कैसे उसकी समस्या से हम लोग जो है निजात पा सकते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक पा सकते हैं, अपना सिलेक्शन कर सकें। मैंने खुद इन टेक्निक्स का प्रयोग करके बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इसका मैंने एक्सपीरियंस किया है, रिसर्च किया है इस पर, और बहुत ज़्यादा ये टेक्निक जो है कारगर है। हम आपको आज बात करेंगे 6 ऐसी टेक्निक्स की, 6 ट्रिक्स की, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होने वाली हैं। लेकिन वीडियो तो अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे, पहली ऐसी एक टेक्निक, बहुत सी सॉलिड ट्रिक जो हमारे पेपर को हल कराने में हमारी मदद करेगी। तो पहला है नेवर फॉलो सीक्वेंस। यानी कि नेवर फॉलो सीक्वेंस का मतलब है आपको सीक्वेंस का पालन नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेपर को स्टार्टिंग से हल करना शुरू कर देते हैं। जैसे पहले उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से पेपर को हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, पेपर को पीछे से हल करते हैं। यानी कि 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94 इस तरह से पेपर को हल करते हुए आते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों? करना क्या है फिर? नेवर फॉलो सीक्वेंस। सीक्वेंस का पालन नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? आपको करना है पेपर अटेम्प्ट स्टेजेस। पेपर को कई सारे स्टेज में डिवाइड कर लेना है। कई सारी स्टेज का मतलब मैक्सिमम 3 स्टेज में। ठीक है, अगर आप पेपर को अपने 3 स्टेज में डिवाइड कर लेते हैं तो आप पेपर को बहुत अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। आपको सीक्वेंस का पालन नहीं करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे पेपर को हल नहीं करना है, या 100, 99, 98, 97 ऐसे पेपर को हल नहीं करना है। आपको पेपर को 3 स्टेज में डिवाइड कर लेना है। 3 स्टेज का मतलब है आपका पेपर जो है 2 आवर्स का है। ठीक है, 2 घंटे का आपका पेपर है। मैं 2 घंटा लेके चल रहा हूँ। अगर आपका पेपर 2.5 घंटे का है या 3 घंटे का है तो आप उसी हिसाब से अपना जो है डिवाइडेशन कर सकते हैं। अगर आपका पेपर 2 घंटे का है तो आप अपने पेपर को 3 शिफ्ट में डिवाइड कर लीजिए, 3 स्टेज में डिवाइड कर लीजिए। कहने का मतलब है पहली स्टेज आपकी होनी चाहिए लगभग 30 मिनट की। ठीक है, पहली स्टेज अगर आपकी 30 मिनट की है, आपने पेपर को हल करना शुरू किया, यानी कि पेपर को हल करना शुरू किया। ठीक है, तो पूरे पेपर को क्वेश्चन संख्या 1 से अगर स्टार्ट करते हैं तो आपको पूरा पेपर विद इन 30 मिनट में आपको देख लेना है। ठीक है, विद इन 30 मिनट का मतलब है कि अगर आपको पहला क्वेश्चन आता है तो पहला हल करिए, दूसरा नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल उस पर समय बर्बाद नहीं करना है। तीसरा आता है तो तीसरा हल करिए, चौथा नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, पांचवा नहीं आता है छोड़ दीजिए, छठा नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपको इस तरह से 30 मिनट के अंदर आपको पूरा पेपर एक बार देख लेना है। चाहे वो आपका ऑफलाइन एग्जाम हो, चाहे वो आपका ऑनलाइन एग्जाम हो। ऑनलाइन एग्जाम भी होगा तब भी आपको कंप्यूटर पे राइट साइड पे आपको सारे क्वेश्चंस लिख के आते हैं। आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिस क्वेश्चन पे क्लिक कर चाहें तो डायरेक्ट उसी क्वेश्चन पर आप पहुंच सकते हैं। और ऑफलाइन पेपर है तो आप डायरेक्ट देख ही लेंगे। तो आपको जो 3 स्टेज हैं, 3 स्टेज में पहली जो स्टेज है आपको 30 मिनट में, ठीक है, 30 मिनट में पूरे पेपर को देख लेना है। दूसरी स्टेज इससे थोड़ी बड़ी होगी, यानी कि 45 मिनट की। ठीक है, 45 मिनट की दूसरी स्टेज आपकी 45 मिनट की बनेगी। 45 मिनट आपको उन क्वेश्चनों पे जो है खर्च करने हैं जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए थे और आपको थोड़ा बहुत आते थे। ठीक है, आप उनमें या यूँ कह लीजिए कैलकुलेशन अधिक होने की वजह से आपने छोड़ दिए, या थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन था इसलिए से छोड़ दिए, या आप थोड़ा सा सोचते गहराई से तो आप उसके आंसर तक पहुँच जाते। ऐसे क्वेश्चंस को आपको 45 मिनट में फिर से स्टार्टिंग से ही एंड तक पहुंचना है। सारे क्वेश्चंस को एक बार 45 मिनट में आपको देख लेना है और उन पे अच्छे से विचार करके उनका लगाना है। ठीक है, अब बचे हैं आपके पास 15 मिनट। ठीक, अब आपके पास 15 मिनट बचे हैं, ये आपकी लास्ट स्टेज होगी। 15 मिनट में आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं। ठीक है, जिन पर आप तुक्का लगाना चाहते हैं या कोई
किसी और प्रकार से आप मतलब उसका कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं, दोबारा आप चेक करना चाहते हैं इस तरीके से, तो जो आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उन पे अगर आप जोड़ देना चाहते हैं तो 15 मिनट आप उनके लिए दे सकते हैं। यानी कि आपको अपने पेपर को 3 स्टेज में डिवाइड कर लेना है। नेवर सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस का पालन नहीं करना है, आपको जो 3 स्टेज हैं इस तरह से आपको पेपर हल करना है। पहला स्टेज 30 मिनट में, दूसरा 40 में और तीसरा 15 मिनट में। मैं ये नहीं कह रहा आपको इसी टाइमिंग के अनुसार करना है, टाइमिंग आप अपनी रख लीजिए जो आपको ठीक लगे, लेकिन पेपर को 3 स्टेज से कम में मत करिएगा। पेपर इस तरह से करेंगे तो बहुत अच्छे से आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने सीक्वेंस का पालन किया तो एग्जामिनर क्या होते हैं, एग्जामिनर जो पेपर बनाते हैं वो ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है, जो हम जिसको हम लेना चाह रहे हैं, उसका दिमाग कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं वो एक ही क्वेश्चंस पर अटक जाए, कोई आगे निर्णय ना ले पाए। आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी उस पर डिपेंड होती है। जैसे आप उन्होंने पहला क्वेश्चन टफ डाल दिया, ठीक है, आप उसी पर अटके रह गए, आपने बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया, क्योंकि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने का इतना अधिक समय नहीं होता है। ठीक है, आपको 10, 15, 20, 30 सेकंड ही होते हैं एक क्वेश्चन को हल करने के लिए मैक्सिमम। ठीक है, तो आपको वहाँ समय बर्बाद नहीं करना है। मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा सरल दे दिया, चौथा, पाँचवा, छठा इतना कठिन है कि आपने 10 मिनट उसी में लगा दिए, तो इस तरह से आप पेपर हल करेंगे तो पेपर हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए नेवर फॉलो सीक्वेंस, सीक्वेंस का पालन नहीं करना है। अटेम्प्ट इन 3 स्टेजेज, 3 स्टेजेज में आपको अपना पेपर हल करना है। ठीक है, थर्ड बहुत ही शानदार ट्रिक है हमारी, एलिमिनेट ऑप्शंस। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आपने सीख लिया कि ऑप्शंस को किस तरह एलिमिनेट करना है तो यकीन मानिए 95% क्वेश्चंस आप सही कर देंगे। एलिमिनेट ऑप्शंस का मतलब है रिमूव ऑफसेट वैल्यूज। आपको पेपर में 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए किसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे दिए, पहले की वैल्यू उन्होंने दे दी 32, दूसरी वैल्यू उन्होंने दे दी 36, एक दे दी 39 और एक ऐसी वैल्यू दे दी जैसे उन्होंने दे दिया है 115। ठीक है, 115 इस तरह की वैल्यू दे दी है। यानी कि 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन हमारा अलग है, बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शंस को हमें रिमूव कर देना है, ये कहलाता है रिमूव ऑफसेट वैल्यूज। ठीक है, तो जो 3 ऑप्शंस बचे हैं हमारे, ये एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, यानी कि इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यही ऑप्शन होता तो सारे बच्चे इसी को लगा के सही कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह की अगर कोई वैल्यू आती है तो रिमूव ऑफसेट वैल्यूज आपको ध्यान में रखते हुए उस ऑप्शन को बिल्कुल ही हटा देना है, यानी कि उस ऑप्शन पे हमें विचार नहीं करना है। जो 3 ऑप्शंस बचेंगे उस पर हमें पूरा अपना जो है जोर लगा देना है और सही विकल्प को पहचानना है। ठीक है, इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 95% आप क्वेश्चंस को सही हल कर सकते हैं, शायद वहां तक पहुंच जाएं तो। कंडीशंस अलग अलग हैं। दूसरी कंडीशंस क्या है, ऑल ऑफ एबव और नन ऑफ दीज। आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें एक ऑप्शन होता है ऑल ऑफ एबव और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज। तो यकीन मानिए 95% क्वेश्चंस ऐसे ही सही होते हैं। अगर आपने ये वाला ऑप्शन दिया है पेपर में तो इसी ऑप्शन को लगाइए आप। अगर आपको आता है क्वेश्चन, हो सकता है 5% में कोई और ऑप्शन से भी सही हो, तो जो ऑप्शन आपको पता है अगर वही सही है तो ठीक है। अगर आपको पूरे क्वेश्चंस में, चारों ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन नहीं पता है तो यकीन मानिए आप ऑल ऑफ एबव या नन ऑफ दीज का ऑप्शन लगाते हैं तो 95% आपके क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी कि संभावना जो है आपके क्वेश्चंस की 95% तक सही होने की बढ़ जाती है। अगर ये चीज़ आपने सीख ली एलिमिनेट ऑप्शंस वाली कि 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन तो हमने इस तरह से हटा दिया, हो सकता है 1 या 2 ऑप्शंस, एक ऑप्शन हमें और ऐसा लग रहा हो जिसे हम हटा सकते हैं कि ये ऑप्शंस भी नहीं हो सकता है, तो शायद आपके पास 2 ही ऑप्शंस बचेंगे। इन दोनों ऑप्शंस में कौन सा लगाएं। दूसरी चीज़ ये है कि रिमूव ऑफसेट वैल्यूज का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं A, B, C और D, तो इस चीज़ पर आपको गौर करना है कि एग्जामिनर कभी भी पहला ऑप्शन परीक्षा में नहीं देता है। ठीक है, जिससे आप पहले ऑप्शंस पे जा सकें। पहला ऑप्शंस परीक्षा में नहीं देता है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस को हल करते हैं, जैसे चाहे मैथमेटिकल क्वेश्चंस हो या कोई और भी क्वेश्चंस हो, ठीक है, जब आप प्रश्न को हल करते हैं, हल करने के बाद आपका जो आंसर आता है, वो बिल्कुल पहले ऑप्शन की तरह ही आएगा। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन आया 42.56 तो पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता होगा। यानी कि आपको लगेगा कि पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है और आप तुरंत आगे बढ़ जाएंगे गोला काला करके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहला ऑप्शन वो इसीलिए रखता है ताकि आपको जो है वो भ्रमित कर सके। तो पहले ऑप्शन पर आपको बिल्कुल नहीं आना है। पहला ऑप्शन बहुत ही कम क्वेश्चनों में सही होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पहला ऑप्शन सही नहीं होता है, लेकिन बहुत ही कम क्वेश्चनों में पहला ऑप्शन सही होता है और डी ऑप्शन भी बहुत ही कम प्रश्नों में सही होता है। ठीक है, तो पहले और डी
पहले ए और डी ऑप्शंस पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तब आते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर नहीं आते हैं तो पहले और डी ऑप्शंस पर आपको नहीं जाना है, ठीक है। अगर सपोज दैट आपको पता ये लग जाए कि पहला ऑप्शन हमारा सही है और सी वाला, आपको लगे कि ए और सी में कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है, तो आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आपको कौन सा ऑप्शंस जो है रिमूव करना है, कौन सा ऑप्शंस एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो ए और सी, अगर दो कंडीशंस आपके साथ बनती हैं ए और सी में, ठीक है, ए और सी में अगर दो कंडीशंस आपके पास बनती हैं तो यकीन मानिए कि ए वाला आपको बिल्कुल नहीं लगाना है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो सी ही होगा, ठीक है। इसकी संभावना जो है 95% बढ़ जाती है इस तरह से हल करने पर। अगर आपको लग रहा है ए और सी में कोई एक ऑप्शन है, दोनों में से आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप तुरंत सी ऑप्शन लगा दीजिए, क्योंकि इसकी ए और सी में सी ऑप्शन की संभावना जो है 90% तक 95% तक बढ़ जाती है, ठीक है। ये था हमारा एलिमिनेट ऑप्शंस। अब जो दो टेक्निक आने वाली हैं आगे, उन्हें आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। फोर्थ ट्रिक है हमारी मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शंस। आपको ऐसे ऑप्शंस का चयन करना है जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक हो, यानी कि संभावना सबसे अधिक हो। तो ऐसे कौन से ऑप्शन होते हैं जो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शंस होते हैं, यानी कि सबकी संभावना जो है, जिसकी संभावना सबसे अधिक होती है, तो आपको ऐसे ऑप्शंस का चयन करना है। तो देखिए, ये रिसर्च कहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पर ये रिसर्च किया गया है। बहुत से स्टूडेंट्स का मतलब है कि कई सारे स्टूडेंट्स ने इस तरह की टेक्निक का प्रयोग किया है, और मैंने भी ये चीज़ देखी है। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता है उस क्वेश्चन पर मैं यही टेक्निक लगाता हूँ, और ये टेक्निक मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इस टेक्निक को आप लोग समझ गए तो आप यकीन मानिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे पेपर में। तो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शंस का मतलब है कि आपके पेपर में 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, और चारों ऑप्शंस में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं पता है, तो यकीन मानिए कि ए ऑप्शन सही होने की संभावना सबसे कम होती है, ठीक है, और डी ऑप्शन सही होने की संभावना जो है उससे थोड़ा अधिक होती है, यानी कि सबसे कम सही होने की संभावना ए और डी, इन दोनों की संभावना सबसे कम होती है। प्रोबेबिलिटी जो है वो बी और सी की सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो जब आपको चारों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन ना पता हो तो आप ए और डी को बिल्कुल मत लगाइए, बी और सी को लगाइए। अब बी या सी में जब दोनों पे पहुंच गए तो आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है, तो बी और सी में जब पहुंच जाएंगे तो बी और सी में भी क्वेश्चंस में जो ऑप्शन दिए हैं उनमें सही होने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक है, तो वो है बी ऑप्शन की, यानी कि बी वाले की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है। हालांकि 4 ऑप्शंस उसमें दिए होते हैं कि ए बी सी डी, सभी में प्रोबेबिलिटी बराबर ही है, लेकिन ए की संभावना सबसे कम है, उससे अधिक डी की है। तो 2 ऑप्शन आपको बिल्कुल छोड़ देने हैं, बी और सी पर जाना है। बी और सी पर जाने के बाद इन दोनों में जब आपको कंपैरिजन करना है तो बी को ही चुनेंगे, सी को बिल्कुल नहीं चुनना है। सी को कब चुनेंगे, जो इससे पीछे वाली हमने आपको टेक्निक बताई है कि ए और सी में अगर किसी को चुनना पड़े तो आप सी को चुनेंगे, लेकिन बी और सी में अगर किसी को चुनना पड़ेगा तो आप बी ऑप्शन को चुनेंगे। और बी ऑप्शन अगर आपने लगाया तो यकीन मानिए क्वेश्चन की सही होने की संभावना जो है 95% तक आपकी बढ़ जाएगी। ये कहलाता है मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शंस। अगर ये टेक्निक आपने लगाई तो कई सारे क्वेश्चन में आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। इसके बाद हम आते हैं अपनी 5वीं ट्रिक है, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो है रिमेंबर डायरेक्ट वैल्यूज़। यानी कि चाहे आप मैथ का पेपर दे रहे हो, चाहे आप आर्ट का दे रहे हो, या किसी और एग्जाम में दे रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें अगर डायरेक्ट वैल्यूज़ को आप याद कर लेंगे, जैसे कि आपको किसी वैल्यूज़ की निकाली, अंडर रूट 3 का मान आपको पता है, अंडर रूट 5 की वैल्यू आपको पता है, अंडर रूट 10 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यूज़ आपको पता है। अगर ये मान आपको डायरेक्ट पता है तो हेल्प इन कैलकुलेशन, तो ये वैल्यूज़ आपकी कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। जैसे कि आपको अगर किसी भी क्वेश्चन 23,750 को भाग देना है पाई इंटू 2 से, ठीक है, तो आपको पाई की अगर वैल्यू पता है तो आप बहुत अच्छे से आप भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए जिनका मान आपको डायरेक्ट पता हो, ठीक है। कई सारे स्क्वायर रूट होते हैं, कई सारे स्क्वायर्स होते हैं, क्यूब होते हैं, क्यूब रूट होते हैं, तो इन चीज़ों की वैल्यूज़ आपको डायरेक्ट पता होंगी तो आपकी ये कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। तो ऐसा भी करिए, आप अधिक से अधिक जो है वैल्यूज़ को याद करने का प्रयास करिए, यानी कि 10 तक 20 तक, यहाँ तक तो वैल्यू आप याद कर ही लीजिए, ठीक है। इसके बाद सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो मेथड है, जो ट्रिक है हमारी, वो है 6 नंबर की ट्रिक। लास्ट और छठी ट्रिक है हमारी स्टडी स्मार्ट।
आपको स्टडी बहुत ही स्मार्ट तरीके से करनी है। आप जितनी अच्छी तरह से स्टडी करेंगे उतना ही परफॉर्मेंस अच्छी पेपर में दे पाएंगे आप। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स हमारे कहते हैं कि सर तैयारी करने का हमको मौका नहीं मिल पाता है, हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई या रिवीजन उसका नहीं कर पाते हैं। तो यकीन मानिए कि जिन छात्रों ने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की है, जिन्होंने सॉल्व पेपर किए हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है, तो वो पेपर को अन्य बच्चों की तुलना में बहुत जल्दी कर लेते हैं। आपके पास देखिए 10 से 15 सेकंड होते हैं किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए। मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि 30 सेकंड आपको मिल गए। 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन को हल करना है। लेकिन आप कैसे करेंगे? जब तक आपके सामने वो क्वेश्चन कभी पहले नहीं आ पाया हो तो यकीन मानिए आप उसको नहीं पहचान पाएंगे कि हम कैसे करें। यदि आपने क्वेश्चंस को पहले पढ़ रखा है, उसको देख रखा है, तो आप तुरंत उस पर डट जाएंगे कि हमको इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन आपने क्वेश्चन अगर नहीं देखा है तो वो कितना भी आसान क्यों ना हो, आप उस पर एक बार विचार जरूर करेंगे कि हमको किस तरह से ये पेपर में हल करना है। तो जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो अगर क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ है तो वो क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी हल हो जाता है और आप उसे हल करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आपका क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं होगा तो आप वहीं अटके रहेंगे और आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको स्टडी जो करनी है आपको बहुत ही स्मार्ट तरीके से करनी है। जब मैंने ऐसा देखा है कि पेपर में पढ़कर हम लोग नहीं जाते हैं, क्वेश्चन हमारा पढ़ा हुआ नहीं होता है, तो हम उस पर थोड़ा सा विचार करके समय बर्बाद जरूर करते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, प्रैक्टिस अधिक से अधिक करनी है। अगर आपको कुछ चीज़ें जो मैंने अभी आपको 5वां पॉइंट बताया था, रिमेंबर वैल्यूज़, अगर आपको वैल्यूज़ याद नहीं हो रही हैं तो आप क्या करिए, आप एक चार्ट बना लीजिए। ठीक है, जो वैल्यू आपको याद करनी है, जो क्वेश्चंस आपको याद नहीं हो रहे हैं, उनका एक चार्ट बना लीजिए। उस चार्ट का फोटो खींच लीजिए, अपने मोबाइल का वॉलपेपर बना लीजिए, उसको अपनी दीवार पे कहीं लटका दीजिए, उसको अपने गेट पे चस्पा कर दीजिए। आप यकीन मानिए जब आपके सामने वो आएगा आपको वैल्यू सारी याद हो जाएंगी। ऐसे ही स्टडी स्मार्ट में आपको क्या करना है, आपको बुक्स पढ़नी है, आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं, लेकिन उसमें जो चीज़ें आपको बार बार याद करनी पड़ रही हैं, जिनको आप भूल जा रहे हैं, उनको एक कागज़ पर नोट करते रहिए और परीक्षा से पहले केवल उन्हीं चीज़ों को देखिए जिन्हें आप बार बार भूल रहे हैं। ठीक है, और अगर बिल्कुल भी नहीं याद हो रही हैं तो उनका भी एक फ़ोटो खींच लीजिए, अपने मोबाइल की स्क्रीन का वॉलपेपर बना लीजिए, व्हाट्सएप का वॉलपेपर बना लीजिए, फेसबुक पर पोस्ट कर दीजिए। जहाँ भी आप जाएंगे वो चीज़ आपके सामने आएगी और आप उसे देखेंगे तो आपको यकीन मानिए बहुत जल्दी याद हो जाएगी। तो ये 6 मेथड हमारे हैं जो आपको MCQs को हल करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और वीडियो कैसी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत से साथियों ने कमेंट्स किया था, सर परीक्षा में हम तुक्का कैसे लगाएं। ये तुक्का शब्द सुनकर ही आपको बहुत हंसी आएगी और मुझे भी यकीन मानिए ऐसा होता है कि तुक्का जो होता है बहुत ही ऐसा शब्द है जिसे सुनकर हमें हंसी आती है, लेकिन बहुत से लोगों ने तुक्का मार के भी अपना काम चलाया है। तो इसका अगर आप लोग कह रहे हैं कि इस पर वीडियो बनाइए तो उस पर वीडियो बनाने का प्रयास मैं ज़रूर करूँगा, ताकि आपको बता सकूँ कि परीक्षा में तुक्का कैसे लगाना है। और दूसरी चीज़ ये है कि नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चनों में तुक्का कैसे लगाना है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग से हमें कैसे बचें, हमें इसका मेथड क्या है तरीका इसको पेपर को हल करने का। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।